दिख रही है। चलिए तो अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं ना। तो ये तो आपको पता है कि हमारी क्लास क्लास 9th की है, ज्योमेट्री की। अच्छा, आप सभी को यह भी पता है कि आंसर पोल सेक्शन में करना है। आप में से सभी बच्चों को पता है पोल सेक्शन में आंसर करना है, और किसी को अगर नहीं पता हो तो जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं उस वक्त भी आप मुझसे पूछ सकते हो, या अभी भी आप चैट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। ठीक है, तो बता देना पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। देखिए ये क्या है, ये चीज है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया, त्रिभुज क्या होता है, मतलब एक बंद आकृति जिसमें तीन भुजाएं होती है। तो कोई भी बंद आकृति जो तीन भुजा से मिली हुई हो, मिलकर बनी हो, उसे ही त्रिभुज कहते हैं, है ना। ये चीज बताया गया था। फिर त्रिभुज में अगर त्रिभुज समझ गए तो देखना था त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पर, कोनों के आधार पर, मतलब एंगल के बेस पे। तो एंगल के बेस पे तीन तरह के हम लोग त्रिभुज को पढ़े, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इन तीनों त्रिभुज के बारे में एक बार मैं बहुत संक्षेप में रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, पिछली क्लास की सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अगर कोई भी त्रिभुज ऐसा हो जिसके तीनों ही कोण, आपको पता है किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तो तीनों ही कोण क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ठीक है, तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम होने चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में क्या बताया गया कि कोई भी त्रिभुज ऐसा हो जिसमें कोई एक कोण, न्यून कोण में बोला गया तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम, लेकिन समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण हो, मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो, तो ऐसे वाले त्रिभुज को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे, अगर एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते थे, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। इस तरीके से उसका चित्र हम लोग बना सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर दिख जाता है कि ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री से अधिक रही होगी, है ना। तो 90 डिग्री से अधिक है तो यह एक अधिक कोण त्रिभुज होगा। ये सारी चीजें लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, आपको याद है या नहीं, सभी लोग बोलेंगे यस या नो, इतनी सारी चीजें आपको पढ़ाई गई थी या नहीं। हाँ, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से कम और 180 से छोटा। हाँ, तो ये सारी चीजें लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, आप सभी को याद है। ठीक है, अगर याद है तो एक टेस्ट लेते हैं, मतलब अभी आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, है ना। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। कोई भी चैट में आंसर नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप लोग पोल सेक्शन में जाएं और पोल सेक्शन में जाकर ही आंसर करें। बस एक सेकंड रुक जाए, फिर आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखेगा। हाँ, अब आप लोग देखो, पोल सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। तो आपको ये बताना है कि यहाँ अगर कोई एक त्रिभुज है जिसमें कोनों का माप 30 डिग्री, 50 डिग्री और 100 डिग्री है, तो बताएं कि यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। काफी आसान सा यह क्वेश्चन है ना। यह क्वेश्चन काफी आसान सा है। आप तीनों कोण को देखें और अभी अभी जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी रिवाइज करवाई, उसको देख के उसके आधार पर आप देखो कि यह त्रिभुज किस प्रकार का है। अच्छा, काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, काफी बच्चों के आंसर ए भी है, कुछ बच्चों के आंसर बी भी है, सी और डी भी है। तो आप सभी को ध्यान से करना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, क्योंकि यह क्वेश्चन काफी आसान सा है। इसमें कुछ आपको सोल्व नहीं करना, बस त्रिभुज के कोनों को देखना है और बताना है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। अगर आपने तीनों प्रकार के त्रिभुज के बारे में ध्यान से सुना है तो काफी आसानी से आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से जाए आंसर करें, 5 सेकंड और है आपके पास।
5 सेकंड में मैं पोल को एंड कर दूंगा, फिर आप लोग चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। और चैट में आंसर तभी करना है जब आपका पोल नहीं आता। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, है ना। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। और अब अगर कोई भी डाउट हो आपका तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर तीनों त्रिभुज का कोण का माप क्या दे रखा है, 30 डिग्री, 50 डिग्री और 100 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री के बारे में आप बोलोगे कि यह एक 90 डिग्री से कम है, मतलब यह न्यून कोण है। ये आपको पता है कि यह एक न्यून कोण। 50 डिग्री के बारे में आप क्या बोलोगे, 50 डिग्री भी 90 डिग्री से कम है, तो इसलिए यह भी एक न्यून कोण है ना, ये भी न्यून कोण है। लेकिन 100 डिग्री, तीसरा जो इस त्रिभुज का कोण है, यह 100 डिग्री है। तो यह क्या दिख रहा है, यह 90 डिग्री से अधिक है, यानी इसके बारे में आप क्या बोलोगे, यह एक अधिक कोण है ना। यह 90 डिग्री से अधिक है और 180 से कम है, तो क्या कहेंगे, 100 डिग्री एक अधिक कोण है। तो यह एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण क्या है, अधिक कोण है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो उसे हम अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ये समझ में आया या नहीं आया, वाई या एन। अच्छा, काफी बच्चों के आंसर गलत थे, काफी बच्चों के आंसर ए भी आए थे, काफी बच्चों के आंसर सी भी आए थे और काफी बच्चों के डी भी आए थे। तो अब आप सभी लोग बताएं आपको समझ में आया या नहीं कि आंसर बी क्यों होगा, वाई या एन। ठीक है, अगर ये सारी बात समझ में आ गई तो आज हम लोग आज की फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना। हाँ आ गया, वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आज की फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज की हमारी फर्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स, इसको देखना, यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो ये तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज में क्या क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं। ठीक है, और किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा भी होती है, इन तीनों को क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। तो कोणों के आधार पर तो हम लोग देख लिया कि तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब देखते हैं भुजाओं के आधार पर, भुजा को देखते हुए हम कितने प्रकार के त्रिभुज को देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। ये चीज लास्ट क्लास में भी बताई गई थी कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस नोट कर भैया लेना है ये आवाज नहीं सारे आ नाम। रही। अच्छा, अपना माइक आप बंद रखें। किसी को भी आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? सर मुझको आ रही है। ठीक है, सर अपना हाँ माइक सर आ अपना। रही आप है। कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू करो। जिसको भी आवाज नहीं आ रही है वो चैट बॉक्स पर डाल दीजिए, माइक अनम्यूट सर जी करके। आवाज नहीं आ रही। ओए वाईफाई कॉलिंग करना तो बता, नंबर किसका जाएगा अगला बंदा का? तेरा ही जाएगा, मेरा क्यों जाएगा? माइक बंद कर दे अपना, ठीक है ना। हाँ, अगर जिसको भी आवाज नहीं आ रही है एक बार क्लास लेफ्ट करके फिर से रिज्वाइन कर लोगे, आवाज आने लगेगी। ठीक है, तो ये चीज लास्ट क्लास में भी आपको बताई गई थी कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषम बाहु तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। यहाँ पर आपको बस नाम लिख लेना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सभी त्रिभुज के बारे में देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु किसे कहते हैं और विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। एक एक करके सभी त्रिभुज को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आप किसे कहोगे, तो यदि किसी त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होंगी। तो आपको डेफिनेशन से अच्छा क्या करो, इसका नाम आप देखो, सम बाहु, है ना। सम और बाहु दो चीज से मिलकर बना है। सम मतलब होता है इक्वल, बराबर, बाहु मतलब भुजाएं। तो ऐसे त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। उदाहरण के तौर पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है एबीसी। तो आप इस त्रिभुज एबीसी में क्या बोलोगे, त्रिभुज एबीसी में हमें दिख रहा है एसी की लंबाई कितनी है, ए सेंटीमीटर दे रखी है। ए बी की लंबाई कितनी दे रखी है, ए सेंटीमीटर दे रखी है। और बीसी की भी लंबाई कितनी दे रखी है, ए सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम यह कह सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज में ए बी, ए सी और बी सी
सभी के सभी क्या हैं, बराबर है। तो ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों ही भुजा आपस में बराबर है, तो इस वाले त्रिभुज को क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसी तरीके से मैं एक और त्रिभुज बना दूं और आप लोग बताओगे कि ये त्रिभुज समबाहु है या नहीं है। अगर मैं इसकी नाम दूं इसे पी क्यू आर और तीनों ही भुजाओं का लंबाई दे देता हूं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप बताओ ये समबाहु त्रिभुज है या नहीं है। चैट सेक्शन में वाई या एन लिखकर बताएंगे, चैट सेक्शन में वाई या एन लिखकर बताएंगे ये समबाहु त्रिभुज है या नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि आप सीधे सीधे बोलोगे कि पी क्यू पी आर और क्यू आर तीनों बराबर बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, यह समबाहु त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर है। तो चलिए ये तो समझ में आ गया आपको डेफिनेशन की समबाहु त्रिभुज कहते किसे है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते किसे है। अब और क्या जानना चाहिए हमें समबाहु त्रिभुज में। तो समबाहु त्रिभुज में आपको एक चीज और जानना है, किसी भी समबाहु त्रिभुज में यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में उसके सभी भुजाएं तो बराबर होती ही हैं। ये तो आपको पता ही है कि समबाहु त्रिभुज में उसके तीनों भुजा बराबर है। इस वाले त्रिभुज में हम क्या बोलेंगे, पी क्यू पी आर और क्यू आर बराबर है। साथ ही साथ आपको यह भी बोलना है कि इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे, यानी एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तीनों ही भुजा तो बराबर है ही, तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब तीनों कोण अगर बराबर है तो तीनों कोण के माप कितने होंगे, कितने डिग्री के होंगे। तो ध्यान दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग इसको नोट कर ले, इंपॉर्टेंट करके। तो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, किसी भी समबाहु त्रिभुज में उसके सभी कोण का मान 60 डिग्री होता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो अगर मैं बोलूं यह एक समबाहु त्रिभुज है, यहां पर मैंने एक त्रिभुज बनाया इस तरीके से, इसका नाम दिया गया एक्स वाई जेड। अब मैं कह रहा हूं एक्स वाई का लंबाई है 15 सेंटीमीटर, वाई जेड का भी लंबाई है 15 सेंटीमीटर और एक्स जेड का भी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। तब आप मुझे ये बताओ कि कोण वाई का मान कितना होगा, एंगल वाई का मान कितना होगा। सभी लोग बताएंगे जल्दी से, चैट सेक्शन में बताएंगे एंगल वाई का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, अगर ये हमें साफ दिख रहा है कि इस वाले चित्र में क्या है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, मतलब तीनों भुजा बराबर है। अब तीनों भुजा जैसे ही बराबर हो गए तो ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज में मैंने क्या बोला कि सभी कोण 60 डिग्री के बराबर होंगे, तो कोण वाई भी 60 डिग्री का होगा, कोण जेड भी 60 डिग्री का होगा और कोण एक्स भी 60 डिग्री का होगा। मतलब तीनों ही कोण कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। यह चीज एकदम याद रखिएगा सभी लोग, समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज अगर आपने समझ लिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने अभी क्या बताया, समबाहु मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, तो जिसका सभी भुजा बराबर हो। तो उसी तरीके से आप समद्विबाहु को अगर तोड़ के देखो इस वर्ड को, तो आपको क्या मिलेगा, सम, फिर एक चीज मिलता है द्वि और एक चीज मिलता है बाहु। मतलब सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब क्या होता है दो और बाहु मतलब भुजा। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है, ऐसे त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, तो वही चीज यहाँ लिखा गया है। तो यह डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना, बस इसके नाम से ही समझो, जिसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो समद्विबाहु का मतलब क्या, जिसके दो भुजा बराबर हो। तो ऐसे कोई त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर हो उसे ही हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप काफी आसानी से समझ जाओगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर इस चित्र को देखो तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें आपको क्या दिख रहा है कि भुजा एसी और भुजा एबी, इन दोनों की लंबाई कितनी है। इन दोनों की लंबाई हमें दिख रहा है कि एसी और एबी ये दोनों आपस में बराबर है ए सेंटीमीटर की, और बीसी की लंबाई अलग है। तो बीसी को मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूं, तो बीसी आपको दिख रहा है, बीसी की लंबाई अलग है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज में एसी और एबी आपस में बराबर है, यानी दो भुजा बराबर है।
तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए, तो अभी आप लोग सभी लोग चैट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो त्रिभुज बनाया गया है यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। मैं इसके भुजाओं की लंबाई दे देता हूं आपको। तो मैंने ये बोला कि XY की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, YZ की लंबाई है 15 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। हाँ, कौन से दो भुजाएं बराबर है यह भी लिखकर बताएंगे। इस त्रिभुज में कौन सी दो भुजाएं बराबर है। तो हमें यह दिख रहा है कि इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज XYZ में हमें क्या दिख रहा है, YX और YZ, ये दोनों भुजाएं XY और YZ। वेरी गुड, 15-15 सेंटीमीटर। हाँ वेरी गुड, सभी के आंसर बिल्कुल सही है। तो XY और YZ क्या है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और दो भुजा बराबर है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए, ये समझ में आ गया। अब कोण के बारे में देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों ही कोण बराबर होते हैं और सभी के मान 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में हमें और क्या जानना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या लिख रखा है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सारी ये पॉइंट्स है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं। सबसे पहले तो यह ध्यान रखिएगा कि दो कोण बराबर होते हैं। अब कौन से दो कोण बराबर होते हैं, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जैसे अगर इस वाले चित्र को आप देखो तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है AB भुजा और AC भुजा, ये दोनों बराबर भुजाएं। तो मुझे ये बताएं कि AC भुजा के सामने कौन सी कोण है। तो AC भुजा के सामने आपको दिख रहा है कोण B। तो भुजा AC के सामने आपको कोण B दिख रहा है। अब मैं अगर पूछूं आपसे AB भुजा के सामने कौन सा कोण दिख रहा है, तो AB भुजा के सामने का कोण कोण C है ना। तो ये दोनों सामने सामने के कोण हो गए। तो हम इस वाले त्रिभुज में क्या कहेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि AC और AB आपस में बराबर है, तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि AC के सामने, ध्यान से सुनिएगा, AC के सामने आप देखो तो हमें दिख रहा है कोण B और AB के सामने दिख रहा है कोण C। तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो बस ये मत बोलना कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं। आपको हमेशा ये बताना होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, यानी कोण C और कोण B, यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कोण A बराबर नहीं होगा, इसका मान अलग होगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। अच्छा, अपना माइक बंद कर देंगे सभी लोग। तो इसे हम लोग एक और उदाहरण से समझते हैं। तो यहां पर एक त्रिभुज बनाया गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज PQR, जिसमें यह दिया गया है कि PQ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, PR की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है और PQ की लंबाई, RQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो यहां से हम यह कह तो सकते हैं आराम से, क्यों कि यह वाले त्रिभुज में PQ और PR की लंबाई बराबर है, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज PQR कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, कौन कौन से दो कोण बराबर होंगे, क्या कौन कौन से दो कोण बराबर होंगे। तो हमें क्या दिख रहा है, PQ और PR आपस में बराबर है, यानी PQ और PR आपस में बराबर है। तो PQ के सामने कौन सा कोण है ये मुझे बताएंगे। तो आप देखो PQ के सामने आपको दिखेगा ये वाला कोण, कोण R, है ना। तो PQ के सामने हमें दिख रहा है कोण R, तो हम PQ के नीचे लिख दिए कोण R। PR के सामने कौन सा कोण दिख रहा है, तो PR के सामने आपको दिखेगा कोण Q, है ना। तो ये वाला कोण आपको दिख रहा है। ठीक है, तो PR के सामने हमें दिख रहा है कोण Q, तो हम क्या कहेंगे, कोण R और Q भी आपस में बराबर हो। हमेशा इस तरीके से आप लिखोगे कि जो भुजा बराबर होगी उसके सामने सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, हाँ वेरी गुड, PR इन फ्रंट ऑफ Q। तो अगर
आप इसे इतना चित्र भी बिना देखे भी आप बता सकते हो। अगर मैं त्रिभुज एक्स वाई जेड की बात करूं, तो अगर मैं बोलूं एक्स वाई भुजा के सामने कौन सा कोण होगा, तो आप बोलोगे जेड होगा। अगर मैं त्रिभुज एक्स वाई जेड में पूछूं वाई जेड भुजा के सामने कौन सा कोण होगा, तो एक्स होगा। जो नहीं लिखा है वो सामने का कोण होगा, है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। ये काफी आसान सा था। ये सारी बातें समझ में आई या नहीं आई, एक बार चैट सेक्शन में बताएंगे यस या नो। ठीक है, ये सारी चीज काफी आसान थी, है ना। हाँ, तो यहाँ पर आपको देखना है कि किसी भी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से। तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, दो कोण बराबर होंगे। लेकिन यह बोलना अधूरा हो जाएगा, आपको बोलना होगा कि जो दो भुजा बराबर होगी उसके सामने वाले कोण ही बराबर होंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे इस वाले चित्र में कौन से दो कोण बराबर हैं। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं और यहां पर बोल रहा हूं, इसका नाम दे दिया ए एम आर, और यहां पर दे रखा है ये 8 सेंटीमीटर है, यह 8 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर, ये 8 नहीं है। ठीक है ना। तो मुझे ये बताया यहाँ पर कौन से दो कोण बराबर होंगे, कौन से दो कोण बराबर होंगे, कोण के बारे में पूछ रहा हूं। ठीक है, सभी लोग चैट सेक्शन में बताएंगे कौन से दो कोण बराबर होंगे। तो हमें दिख रहा है ए एम और एम आर बराबर है, ए एम और एम आर बराबर है। तो ए एम के सामने कौन सा कोण है, तो ए एम के सामने कोण आर दिख रहा है, और एम आर के सामने कौन सा है, तो एम आर के सामने हमें कोण ए दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे, कोण आर और कोण ए आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी चीज समझ में आ गई तो जल्दी से आप लोग वाई लिखेंगे, या अपना डाउट भी हो तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग लास्ट एक देखते हैं कि त्रिभुज के प्रकार में एक चीज हमें और जानना था, है ना, विषमबाहु त्रिभुज। तो फिर से जिस तरीके से बार बार मैं नाम से ही समझा रहा हूं, तो फिर से आपको ये डेफिनेशन पढ़ने के पहले आप इसके नाम को देखो। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, विषमबाहु। यह किस चीज से मिलकर बना, विषम और बाहु। तो बाहु का मतलब तो आपको पता है कि बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा होता है ना, साइड होते हैं, है ना। अब विषम का मतलब क्या हुआ, जो बराबर ना हो। सम मतलब बराबर, विषम मतलब जो बराबर ना हो। तो विषम बाहु का मतलब क्या, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो, मतलब जिसके सभी भुजा अलग अलग हो। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, देखो, यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग माप की हो तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये तो काफी आसान था कि विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा। तो ऐसे कोई त्रिभुज जिसका सभी भुजा अलग अलग, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। तो आप अगर इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज एबीसी को, तो त्रिभुज एबीसी में आप क्या कह सकते हो, एसी की लंबाई कितनी दे रखी है, ए सेंटीमीटर, इस वाली भुजा की। ठीक है, अब मैं बोलूं अगर ए बी की लंबाई, तो ए बी अलग है इसलिए अलग कलर से दिखाया गया है, 20 सेंटीमीटर। अब अगर बीसी की लंबाई, तो बीसी की लंबाई भी अलग है, तो इसे भी मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो इसे मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, बीसी। तो इसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर। मतलब हमें यह पता चल रहा है इस त्रिभुज में हम क्या कह सकते हैं, ए बी बीसी के बराबर नहीं है ना। ए बी और बीसी की लंबाई अलग अलग है, और यह एसी के भी बराबर नहीं है, मतलब तीनों ही भुजाएं अलग अलग है। तो इसका साइन क्या होता है, यह होता है बराबर का साइन, और इसका अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो यह बराबर नहीं है, इसका साइन अनइक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि ए बी बी सी और एसी सभी अलग अलग है। तो हम क्या कहेंगे, यह त्रिभुज कैसा है, विषम बाहु त्रिभुज है, मतलब स्केलेन ट्रायंगल है, तीनों ही भुजा अलग अलग मान की। ठीक है, चलिए और क्या हमें जानना चाहिए। अब कोण पे आते हैं। तो किसी भी विषम बाहु त्रिभुज में उसके तीनों भुजा तो अलग होते ही हैं, उसके तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। जब भुजाएं सभी अलग अलग है तो कोण भी सभी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो एक बार समद्विबाहु त्रिभुज नहीं समझ में आया, समद्विबाहु त्रिभुज में बस इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पहले इसको समझ लें, विजय यादव, एक बार आपको इस विषम बाहु समझ लें, फिर मैं समद्विबाहु रिपीट कर दूं।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि विषम बाहु त्रिभुज में तीनों ही भुजा अलग अलग है। अब कोण की बात अगर करें तो अगर भुजाएं अलग अलग है तो कोण भी सभी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा सकता है, किसी भी विषम बाहु त्रिभुज में इसके तीनों ही कोण अलग अलग मान के होंगे। अगर इस त्रिभुज की बात करूं तो अगर कोण ए का मान कुछ दे रखा है एक्स, तो कोण बी का मान एक्स के बराबर नहीं होगा, वाई होगा, और कोण सी का मान जेड होगा। मतलब तीनों ही कोण क्या होंगे, अलग अलग मान के होंगे, है ना। तो तीनों ही भुजा बराबर। अच्छा, जिसको भी मेरी आवाज कट कट के आ रही है, एक बार आपको यही करना है, नेटवर्क इशू के कारण कई बार होता है कि आपको आवाज कट कट के आती है या आपको स्क्रीन कभी सही से नहीं दिखे, तो एक बार जल्दी से लेफ्ट करना है और फिर से ज्वाइन कर लेना है, फिर आपको आवाज हो सकता है सही से मिलने लगे, क्योंकि बाकी सभी को आवाज आ रही है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर मैंने क्या बोला कि तीनों ही कोण अलग अलग मान के होंगे विषम बाहु त्रिभुज में, है ना। अब एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जिनको भी जो बोले थे समद्विबाहु त्रिभुज नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान से सुनिएगा, तीनों ही चीज मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूं। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तीनों भुजा बराबर होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे। पहली चीज याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर, और तीनों कोण के मान 60 डिग्री। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होंगी और दो भुजा में दो कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो दो कोण भी बराबर होंगे। कौन से दो कोण बराबर होंगे, दो भुजा जो बराबर है उसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। हाँ, दो भुजा बराबर, दो कोण इक्वल, और दो कोण जो जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर इस त्रिभुज में ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो इसके सामने सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरे विषम बाहु में क्या करना है कि तीनों ही भुजा बराबर नहीं होगी, अलग अलग होगी, तीनों कोण भी अलग अलग होंगे, कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों ही कोण अलग अलग माप के होंगे, तो हम कह सकते हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों ही अलग अलग होंगे। ठीक है, ये सारी बातें जितने भी अब तक मैंने बताई, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज, मतलब भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई, या कोई डाउट है आपका? आप वाई या एन लिखकर बताएंगे। समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, हाँ। चलिए, आप सभी को अगर समझ में आ गया, सभी बच्चे वाई लिख रहे हो, नो डाउट लिख रहे हो, तो अगर सभी को समझ में आ गया तो एक टेस्ट लेते हैं, है ना। मतलब एक क्वेश्चन आप सभी को अभी आपके स्क्रीन पर दिखने वाला है, और उस क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ करोगे, बिल्कुल पोल सेक्शन में ही करोगे। ठीक है, तो अभी रहा ये आपके पास क्वेश्चन, तो ये देखना है कि ये जो त्रिभुज दिखाया जा रहा है, यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। तो कोई भी चैट में अब आंसर नहीं लिखेगा। तो अभी चैट में आप कुछ नहीं लिख पाओगे क्योंकि चैट को मैंने बंद कर रखा है। तो आपको पोल में बताना है कि यह जो त्रिभुज है यह कौन सा त्रिभुज है। आप इसके तीनों भुजाओं को देखें, ध्यान से आंसर करेंगे, कोई भी जल्दबाजी में आंसर नहीं करेगा, ध्यान से देखेगा कि यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। ध्यान से देखकर बताएं कि यह त्रिभुज किस प्रकार का है। अगर आपने ध्यान से सारी बात सुनी होगी तो काफी जल्दी आप आंसर कर पाओगे। ये सब क्वेश्चन में आपको कुछ सोल्व नहीं करना। अच्छा, काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि आपकी जो अटेंडेंस लगती है तभी लगती है जब आप लोग पोल में आंसर करते हो। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप पोल में आंसर करते हो, जो बच्चे पोल में लगातार सर जी आंसर मेरे करते को हैं। ये नहीं पता सर जी पोल कहाँ पे है। अच्छा, पोल के बारे में अभी आपको नहीं पता क्या, पोल का आंसर कैसे करते यस हैं? यस सर, हमें नहीं पता है। ठीक है, आप अभी क्या करना, अच्छा पहले अपना माइक आप बंद कर लो। कन्हैया, हाँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। तो अभी क्या करना है, अभी मैं जैसे ही पोल को एंड करूंगा तो चैट को ऑन कर दूंगा, अभी के लिए आप चैट में आंसर दे देना। ठीक है, उसके बाद मैं पोल एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप पोल में आंसर करना अगले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो अभी आप चैट में आंसर दे देना, उसके बाद मैं देखूंगा आपका आंसर चैट में।
उसके बाद मैं पोल एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप पोल में आंसर करना। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, है ना, काफी आसान सा क्वेश्चन है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर पोल बता देंगे। अच्छा कन्हैया, आप क्या करो, चैट में आंसर दे दो। जो भी पोल में अब तक आंसर नहीं कर पा रहे हैं वो अभी चैट में आंसर दे दे। चलिए काफी बच्चों के आंसर सी भी है और बी भी है। चलिए तो यहाँ पर देखो त्रिभुज जो भी दिखाया गया, इस वाले त्रिभुज को आप देख के क्या बोलोगे, यहाँ एसी की लंबाई कितनी दी गई है, तो एसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और एबी की लंबाई कितनी है, तो एबी की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है, और बीसी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो चैट में आंसर वही देगा जो पोल में आंसर नहीं दिया है। ठीक है, जो पोल में आंसर दे दिया हो उन्हें चैट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दो भुजा एसी और एबी क्या है, आपस में बराबर है। तो हमें साफ दिख रहा है इस वाले त्रिभुज में एसी की लंबाई और एबी की लंबाई बराबर है, मतलब दो भुजा बराबर है। तो अगर दो भुजा बराबर है तो क्या बोलेंगे, दो भुजा बराबर मतलब समद्विबाहु। ठीक है, नाम से ही समझ में आ जाता है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो समद्विबाहु, तो एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें दो भुजा बराबर है, तो हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें क्या लिखेंगे, एसी और एबी आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आया नहीं, सभी लोग बताएं ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बी क्यों था, इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो अच्छा मैं एक बार पोल के बारे में बता दे रहा हूँ। तो कन्हैया और जिसको भी पोल के बारे में नहीं पता, तो एक बार आप जल्दी से देख लेंगे। देखिए जब भी क्लास चलती है तो इस तरीके की स्क्रीन, पहले वाली स्क्रीन दिखेगी आपको। यहाँ पर मेरी स्क्रीन दिखती है जो भी मैं आपको पढ़ाते रहता हूँ, तो ये क्लास वाली स्क्रीन है ना। तो यहाँ पर आप देखो नीचे की तरफ जो तीन बिंदु आपको दिख रहा है, ठीक है, इस तीन बिंदु पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैं पोल में पूछूंगा कि पोल में आंसर करो, तब आपको इस पोल में, अच्छा रामकिशन एक बार वाई लिखेंगे, इतनी सारी वाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो इस तीन बिंदु पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस तीन बिंदु पे क्लिक करोगे ये सेकंड वाली इंटरफेस खुल के आएगी। यहाँ पर आपको सबसे नीचे जो ऑप्शन दिखता है एक्टिविटीज का, ये लास्ट वाली ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो ये थर्ड नंबर की इंटरफेस खुल के आएगी। और यहाँ पर जो सबसे ऊपर पोल लिखा हुआ है, इस पोल पर आपको क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक करोगे तो ये चौथे वाली इंटरफेस खुल के आएगी। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आएगा, इसके चार ऑप्शन आएंगे। तो इसमें से जो भी आपको आंसर सही लगता है उस पर आप क्लिक करो। मान लो आपको अगर लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर डी है, तो आप डी पर क्लिक करोगे। डी पर क्लिक करने के बाद ये वोट का ऑप्शन नीले कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो फिर से आपको इस वोट पर भी क्लिक करना है, इसको भूलिएगा नहीं, वोट पे भी आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस वोट पे क्लिक करोगे तब जाके आपका आंसर मेरे तक आ जाएगा। और आंसर करने के बाद आप क्या करोगे, बैक करोगे। बैक करोगे तब तक जब तक वापस से आप इस वाली इंटरफेस पर ना आ जाओ। ठीक है, तो कन्हैया आप चैट में लिखकर बताएं आपको समझ में आया या नहीं आया। अभी क्या होगा, अभी आप ऐसे करोगे तो अभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। जब क्वेश्चन पूछूंगा तभी दिखेगा। ठीक है, चलिए अगर समझ में आ गया तो अभी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फिर से अभी आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है, तो अभी फिर से पोल सेक्शन में सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया। तो फिर से अभी क्या है, अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो अब सभी लोग फिर से जाएं, पोल सेक्शन में आंसर करें। यहां बताएं कि ये वाले त्रिभुज किस प्रकार के त्रिभुज है। ये जो भी त्रिभुज दिख रहा है, यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। विषम बाहु है, समद्विबाहु है, समबाहु या समकोण है। आप इसके तीनों भुजाओं को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आंसर करें। और आपका अटेंडेंस तभी लगता है जब आप पोल सेक्शन में आंसर देते हो। और अटेंडेंस इस क्लास में हर 5 मिनट पे लगता है बैकग्राउंड, मतलब हर 5 मिनट पे देखा जाता है क्लास में हो कि नहीं, शुरू से अंतिम तक, है ना। तो अटेंडेंस आपकी तभी गिनती की जाती है, तभी मानी जाती है जब आप कम से कम 80% टाइम तक इस क्लास में बने रहते हो लगातार।
ठीक है, तो जल्दी से जाए, पोल में आंसर करे, 5 सेकंड और रुक रहा हूँ। ठीक है, 5 सेकंड में मैं पोल को एंड कर दूंगा। अगर आपने अब तक आंसर नहीं किया है तो जल्दी से जाए, पोल में आंसर करे। मैं गिनती गिन रहा हूँ, 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, है ना। चलिए, अच्छी बात यह है कि जितने भी बच्चों के आंसर आए हैं, मैक्सिमम सभी के आंसर सही आए हैं, कुछ बच्चों को छोड़कर। अच्छा रामकिशन, अपना आप माइक बंद कर दें। आपको माइक कभी भी ऑन नहीं करना है, पूरे क्लास में आपको माइक कभी नहीं ऑन करना है। तो इस वाले त्रिभुज में, तो अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं, त्रिभुज एबीसी, तो अगर आपको इस त्रिभुज में क्या दिख रहा है, तीनों ही भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, है ना। तो सभी भुजाएं मुझे क्या दिख रही है, ए बी, ए सी और बी सी, मतलब तीनों ही भुजाएं 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर है, तीनों ही भुजा बराबर है, तो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विषम बाहु किसे कहते हैं, अगर ऑप्शन ए को देखो तो विषम बाहु जिसके सभी भुजा अलग अलग हो, तो इसमें तो सभी भुजा अलग नहीं है। समद्विबाहु मतलब इसके दो भुजा बराबर है, तो इसमें तो तीनों भुजा बराबर है, तो यह भी आंसर नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। आंसर ये होगा। समकोण त्रिभुज तो कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, है ना। तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस त्रिभुज का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, समझ में आया या नहीं आया, वाई या एन। काफी आसान सा क्वेश्चन था, आप सभी को समझ में तो आ जानी चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी चीज समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन और है आपके पास। तो फिर से आप सभी लोग क्या करेंगे, पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। तो पोल सेक्शन में जाएं और जल्दी से पोल सेक्शन में बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि अभी जो त्रिभुज आपको दिख रहा है यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। आप इसके तीनों भुजा के देखें, तीनों भुजा को देखते हुए बताएं कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। काफी आसान सा क्वेश्चन है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप क्वेश्चन देख के आंसर करने में 5 सेकंड का समय लगना चाहिए आप, फिर भी यहाँ पर आपको 15 सेकंड दिया जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से जाए, आंसर करें, फिर हम लोग आगे की चीज पढ़ेंगे। अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए, तो जल्दी से जाएं, पोल सेक्शन में आंसर करें। अब मैं पोल को बस 5 सेकंड में एंड करने वाला हूँ, पोल को बस 5 सेकंड में एंड करने वाला हूँ। अगर आपने आंसर नहीं किया तो जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करें, बस पोल को मैं एंड करने वाला हूँ। चलिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ना, पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अगर इस त्रिभुज को आप देखें तो ध्यान से देख पाओगे कि इसके तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है। एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है, दूसरे भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है, और तीसरे की 6 सेंटीमीटर दी गई है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ए बी ए सी के बराबर नहीं है और ए सी बी सी के बराबर नहीं है। कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब तीनों ही भुजा अलग अलग हो। तो कोई ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यह सब काफी आसान सा क्वेश्चन था आपके पास, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्यों है। ठीक है, तो चलिए अब बताएं, ये सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान से सुन लें सभी लोग, एक बार आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। त्रिभुज को सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा, एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 मिनट में सारी चीजें। त्रिभुज क्या होती है, एक बंद आकृति होती है जिसमें 3 भुजा होती है। ठीक है, इसमें 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होती है। अब त्रिभुज के प्रकार में हम लोग जब इसके प्रकार पढ़ने लगे तो हम लोग देखा कोण के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और भुजा के आधार पर भी यह 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर अगर बात करूं तो इसके 3 नाम थे, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखें भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर क्या क्या बताया गया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल,
आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। हाँ बिल्कुल सही अरमान, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये सारी चीजें बताई गई। अब इसमें और आपको कुछ नहीं जानना, इतना ही था। अब आगे के टॉपिक देखते हैं, हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मीडियन, माध्यिका। आप सभी ने कभी न कभी मीडियन के बारे में सुना होगा, आपके सिलेबस में भी है। और ये सभी लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी। तो क्लास 9th में भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी काफी इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली सिर्फ ज्यामिति में ही नहीं, आपका क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन में भी कई बार आपको मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजों को आपको काफी ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन काफी ज्यादा है, काफी जगह पर आपको ये सारी चीजें काम आएंगी, है ना। चलिए, तो एक चीज मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो एक चीज आपको जरूर नोटिस करते होगे कि सबसे पहले मैं नाम को बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, है ना। जैसे अगर मैं बताया समबाहु, तो आपको डेफिनेशन से ज्यादा अच्छा नाम उसको पकड़ो, नाम से समझ जाओगे सारी चीजें। अगर आप इसके नाम को देखो, मीडियन यानी माध्यिका, तो जब भी आप माध्यिका वर्ड सुनो, जहां भी आप माध्यिका सुनो, तो माध्यिका सुनते ही आपके दिमाग में एक दूसरा शब्द आना चाहिए, मध्य बिंदु, है ना। मध्य, इसको लिख लो कहीं पर, माध्यिका लिखो, माध्यिका से तीर मारकर एरो का निशान देके लिख लो मध्य बिंदु, ठीक है। माध्यिका मतलब मध्य बिंदु, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इंग्लिश मीडियम के आप बच्चे हो तो मीडियम का नाम सुन के आपके दिमाग में आना चाहिए मिड पॉइंट। तो दोनों ही चीजें आप लिख लो, माध्यिका मध्य बिंदु, अपने मन में 4 बार बोलो, माध्यिका मध्य बिंदु, माध्यिका मध्य बिंदु। उस तरीके से मीडियन यानी मिड पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, माध्यिका और मध्य बिंदु का क्या कनेक्शन है, मीडियन और मिड पॉइंट से क्या रिलेशन है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं, तो अगर इसकी डेफिनेशन देखो यानी परिभाषा, तो परिभाषा से सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी, फिर भी आप एक बार इसे परिभाषा को समझो, फिर उदाहरण से समझेंगे। तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष और उसके सामने के भुजा के मध्य बिंदु, देखो यहाँ आ गया मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। चलिए, तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी। तो अगर मैं कहूं इस त्रिभुज में एक भुजा आपको बीसी भी दिख रही है, एक भुजा क्या दिख रही है, बीसी दिख रही है, तो मैं बोलूं बीसी का कोई एक मध्य बिंदु ई है, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है। बीसी भुजा की मध्य बिंदु कौन सी है, बिंदु ई है। तो ये वाली जो बिंदु है, बिंदु ई बीसी की मध्य बिंदु है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बिंदु ई भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु ई बीसी को 2 बराबर भाग में बांट रही है, ठीक है। ऐसे समझो, जैसे आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा मेरा एक पेन, ये पेन आप सभी को दिख रही होगी। तो इस पेन की कुछ लंबाई है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो इस पेन की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अगर इसे मैं 2 बराबर भाग में बांटू, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि एक पॉइंट ऐसा है जो 2 बराबर भाग में इस पेन को बांटता है, ऊपर वाला भाग 5 सेंटीमीटर, नीचे वाला 5 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु, यानी मिड पॉइंट है वो, उसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि बिंदु ई क्या है, भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। तो कह सकते हैं सी की लंबाई और ईबी की लंबाई दोनों क्या होगी, बराबर बराबर होगी। सी और ईबी की लंबाई बराबर होगी, मतलब इतनी भुजा, जिसे मैं ब्लू कलर से अभी बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये सी की लंबाई, ये वाली सी की लंबाई, और जिसे मैं हरे कलर से बना रहा हूं ईबी की लंबाई, इन दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर बराबर होगी। इसे 2 कलर से मैंने इसलिए बनाया कि बस आपको दिख सके, ये मत सोचना कि दोनों की लंबाई अलग है, ठीक है। तो यहां से आप क्या समझ सकते हो कि अगर ई मध्य बिंदु है तो सी और ई भी आपस में क्या है, बराबर होगी। अच्छा ये बताएंगे, अगर ई मध्य बिंदु है और बीसी की लंबाई, मैंने बोला कि बीसी की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, तो सी की लंबाई कितनी होगी, सभी लोग बताएं जल्दी से। बीसी की लंबाई अगर 20 सेंटीमीटर है, मतलब ये बीसी पूरा इतना है,
ये पूरी इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इस सी की लंबाई कितनी होगी? तो सी की लंबाई उसकी जस्ट आधा होगी ना, तो सी की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और ईबी की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब 10 10 मिलकर 20 हो जाएगी, मतलब दो बराबर भागों में बटेगा। ठीक, ये समझ में आ गया। तो यहां से आपने क्या समझा, मध्य बिंदु के बारे में तो समझ लिया कि मध्य बिंदु क्या होता है। अब अगर हम ए से ई को मिला दें, ए से ई को मिला दें, वेरी गुड, 20/2, अरमान आपका आंसर बिल्कुल सही है, 20/2। तो ए से बाकी सभी बच्चों के आंसर सही है, सभी लोग 10 सेंटीमीटर ही लिख रहे हो, समीर, साहिल, आयुष, निखिल, सभी के आंसर सही है, अखिलेश। तो अगर हम ए से ई को मिला दें तो एई के बारे में आप क्या बोलोगे? तो एई के बारे में आप बोलोगे कि एई एक ऐसा रेखाखंड है जो त्रिभुज ए के, ए से मतलब ए क्या है, शीर्ष है, और ई क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है। तो ए और एई को ही हम क्या कहेंगे कि ए क्या है, यह माध्यिका है ना, यह माध्यिका। ए क्या होगा, इस त्रिभुज की एक माध्यिका होगी। ये समझ में आई या नहीं? ए को क्या कहेंगे, माध्यिका। क्यों? आप इसके डेफिनेशन को देखो, त्रिभुज के शीर्ष, तो शीर्ष कौन सा हुआ, ए, और उसके सामने के भुजा, तो ए के सामने का भुजा कौन सा है, बीसी, तो बीसी का मध्य बिंदु कौन सा है, ई, तो इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तो ए ही हुई, तो इसी हम क्या कहेंगे, इसे ही हम क्या कहेंगे, माध्यिका। तो हम क्या कह सकते हैं, ए इस त्रिभुज का एक माध्यिका है। ठीक है, तो चलिए, तो इस त्रिभुज में और भी माध्यिका होगी क्या? हाँ, अगर मैं बोलूं कि ए बी का भी एक मध्य बिंदु है, अगर रेखाखंड ये ए बी एक भुजा है तो ए बी का भी एक मध्य बिंदु होगा। मान लो मैंने इस तरीके से बोला कि ए बी का मध्य बिंदु एफ है ना, तो ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है, एफ है। तो सी से अगर मैं एफ को मिला दूं तो सी एफ क्या हो जाएगी, सी एफ भी एक माध्यिका होगी, है ना, सी एफ भी एक माध्यिका होगी। सी एफ त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका हो जाएगी, सी एफ भी एक माध्यिका होगी। उसी तरीके से एसी का भी एक मध्य बिंदु होगा। मान लो अगर एसी की लंबाई, मैं कह रहा हूं एसी की लंबाई है 30 सेंटीमीटर, तो इसे भी दो बराबर भागों में तो बांटा जा सकता है, 15-15 सेंटीमीटर में, है ना, दो बराबर भागों में मैंने बांट दिया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अगर एसी का मध्य बिंदु को बी से मिला दिया जाए, मतलब अगर हम इस तरीके से मिला दें, है ना, तो हम क्या कहेंगे, और इसका नाम दे दिए डी, तो बी डी क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का एक माध्यिका होगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एफ किसका मध्य बिंदु है, ए बी का। अच्छा, आप सभी लोग बताएंगे डी किस भुजा का मध्य बिंदु है? कौन सा बीच में पॉइंट आ गया है? इस वाले पॉइंट के बारे में, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि ये पॉइंट को क्या कहते हैं। चलिए, अभी ये देखें डी किसका मध्य बिंदु है, तो डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है ना, तो डी एसी भुजा का मध्य बिंदु है। तो हम क्या कहेंगे, डी एसी को दो बराबर भागों में बांटेंगे। चलिए, दो तरह से आप याद रखना, चलिए दो बातें मैं बता रहा हूं, दोनों ही को आप बड़ा ध्यान से याद रखना। तो हम कह सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखना कि सी डी भी मध्य, हाँ यहाँ पर देखें इस त्रिभुज में कितनी माध्यिका आपको दिख रही है, 3 माध्यिका दिख रही होगी, है ना, किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका होती है, इसे ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका है। तो इस त्रिभुज में कौन कौन सी माध्यिका है, एक ए, एक सी डी और एक बी एफ, तो ये 3 माध्यिकाएं हैं, है ना, तो ये 3 माध्यिकाएं। तो किसी भी त्रिभुज में कितनी माध्यिका होगी, 3 माध्यिका होगी, आप कैसे भी त्रिभुज बना दो। अगर मैं मान लो इस तरीके से बनाया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, यहां पर मैंने बोला कि ये 90 डिग्री का है, तो यहां पर कितनी माध्यिका होगी, देखो यहां पर भी 3 माध्यिका हो सकती है, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना, तो किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका होगी। ठीक है, सबको बता तो नहीं देंगी।
यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। सर माइक बंद रखें, कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा, है ना, इससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, दो बात आपको ध्यान रखना चाहिए दोनों ही तरीके से। सबसे पहला तरीका आप क्या बोलोगे, अगर एई माध्यिका है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एई माध्यिका है तो ई क्या होगा, बीसी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, एई अगर माध्यिका है तो ई मध्य बिंदु होगा। दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर डी मध्य बिंदु है तो सी डी माध्यिका है। समझ में आया, अगर डी मध्य बिंदु है तो सी डी क्या होगी, माध्यिका होगी। किसी भी त्रिभुज में अगर मैं मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को मिला दूं तो ये वाली रेखाखंड क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, ये सारी चीज काफी आसान से थी। इसमें कोई भी डाउट है क्या आपका, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, जो बीच में बिंदु, दीपक जो बीच में बिंदु बन रहा है एक बार आप सुन लो, उसके बारे में फिर से बताऊंगा। इस बिंदु को हम लोग केंद्रक कहते हैं यानी सेंट्रॉइड कहते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आगे आने वाली चीजों में मैं फिर से ये चीज बताऊंगा, है ना। तो अभी माध्यिका सारी चीज नहीं हुई है, अभी काफी चीजें हमें पढ़नी है। तो इस बिंदु को अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बता दिया कि इसे केंद्रक या सेंट्रॉइड कहते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में अभी पढ़ेंगे। चलिए, तो क्या क्या बातें आपने जानी कि मध्य बिंदु से मिलाने वाले शीर्ष को क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, माध्यिका के बारे में हमें और क्या जानना चाहिए। तो किसी भी त्रिभुज में उसकी माध्यिका जो होती है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करके लिख लें। किसी भी त्रिभुज में उसकी माध्यिका जो है त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो बराबर भागों में बांटती है। अगर मैं बोलूं ये त्रिभुज एबीसी में ए माध्यिका है, यानी ए क्या है, माध्यिका है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एबीसी का एरिया, सॉरी त्रिभुज एसीई, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कोई भी माध्यिका, मान लो अगर मैं इस तरीके से त्रिभुज बनाऊं तो इसकी माध्यिका क्या होगी, त्रिभुज को दो बराबर भाग, दो भागों में बांटेगी। एक त्रिभुज हमें ये वाला दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज ये वाला दिख रहा है ना। तो यहां से आपको ये पता होना चाहिए माध्यिका हमेशा उसे दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम क्या कहेंगे, जितना क्षेत्रफल ये लाल वाले भाग का होगा उतना ही क्षेत्रफल ये ब्लू वाले भाग का होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अगर त्रिभुज एई इस त्रिभुज का माध्यिका है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबी, मतलब त्रिभुज एबी का क्षेत्रफल त्रिभुज एसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब हमें क्या दिख रहा है, ये त्रिभुज एबी आया, ये त्रिभुज, तो इसका एरिया अगर मैंने बोला कि इस वाले ब्लू पार्ट का एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप लोग ये बताएं कि ये हरे वाले भाग का एरिया कितना होगा, ये हरे वाले भाग का एरिया कितना होगा अगर ए क्या है, ए माध्यिका है यानी मीडियन। तो वह भी 20 होगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, ठीक है। चलिए चैट सेक्शन में ही सभी लोग आंसर करेंगे। मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि इस त्रिभुज में ए क्या है, माध्यिका है। या चलिए दूसरा हम बनाते हैं, इस त्रिभुज में सी एफ क्या है, सी एफ एक माध्यिका है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, सी एफ माध्यिका है। अगर इस पूरे त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मुझे ये बताएं ये जो हरे वाले भाग में बना रहा हूं इतना भाग, तो ये भाग का एरिया कितना होगा, सिर्फ इस भाग का एरिया। तो जितना आपको हरे कलर का दिख रहा है इस भाग का एरिया कितना होगा, मतलब त्रिभुज ए सी एफ का एरिया कितना होगा। ठीक है, 20 नहीं होगा कन्हैया, आप एक बार ध्यान से, जिसका भी कन्हैया आप अपना आंसर चेक करेंगे तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। तो इसका आंसर
30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 60 का आधा। अच्छा मुझे ये बताएंगे ये लाल भाग का एरिया कितना होगा? जिसे मैं लाल कलर से रंग रहा हूं, इस भाग का एरिया कितना होगा? यानी त्रिभुज सी एफ बी, इसका एरिया कितना होगा? बिल्कुल, तो इसका भी एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मतलब त्रिभुज का जो माध्यिका होगा, त्रिभुज को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा, मतलब दोनों एरिया वाइज बराबर होंगे। ठीक है, हाँ सभी के एरिया सेम होंगे। चलिए, इसमें कोई भी डाउट है क्या आपका? यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप बताओ, वाई या एन लिख कर बताएंगे। वाई मतलब सारी चीज समझ में आ गई, एन मतलब कोई डाउट है? अगर सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। अब इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में माध्यिका के बारे में और भी चीजें पढ़ेगी। ठीक है, तो माध्यिका अभी खत्म नहीं हुई। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, ये शुरू में ही बताई गई थी। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है। ठीक है, ये बताया गया था आपको। आपको देखो तो ऊपर में भी लिख रखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल, है ना, तो मीडियन कहते हैं। चलिए, तो अभी कोई भी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा, अभी आप लोग होमवर्क नोट करोगे, और मीडियन के बारे में और भी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोग देख सकते हो, अगर प्रवेश नाम का एक बच्चा है जो अपना होम कॉपी दिखा रहा है। ठीक है, देखो उसने किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से उसने नोट्स बनाई है। तो आपको इससे सीखना चाहिए कि आपको भी इसी तरीके से नोट्स बनाना है, तभी आपको सारी चीजें याद रहेंगी। चलिए, अब बताएंगे आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं? चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है या नहीं। यस सर। हाँ, सभी को स्क्रीन दिख रही है, तो आप लोग नोट करेंगे अपना होमवर्क। सभी लोग अपना होमवर्क नोट करेंगे एक बार। तो आज होमवर्क क्या है आपका? तो देखिए, एक्सरसाइज है 2.2। अब एक्सरसाइज 2.2 आपको बुक जहां शुरू होती है वहां पर भी मिलेगी, ये त्रिभुज वाले में आपको खोजना है। तो एक्सरसाइज 2.2 शुरू में भी मिली थी आपको, तो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज में 2.2 आपको देखना है, त्रिभुज वाला 2.2। ठीक है, तो एक तो आपको बनाना है 2.2, और एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, ये दो एक्सरसाइज आपको करनी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, और जिसके पास भी अगर अब तक बुक नहीं है तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा क्या जिसको अब तक बुक नहीं मिली है? तो आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले ले अगर बुक नहीं है। सर पेज नंबर बताइए। पेज नंबर मेरे बुक में 34 है, बट हो सकता है कि ये पेज नंबर आपके बुक में कुछ और हो, इसलिए मैं पेज नंबर नहीं बताता, आपको प्रश्नावली देखना है। प्रश्नावली 2.2 त्रिभुज में। ठीक है, तो पेज नंबर हो सकता है कि बुक में अलग हो, इसलिए मैं पेज नंबर के जगह पर प्रश्नावली बताता हूँ। नो सर, मेरे में सेम है। हाँ ठीक है, अच्छा सेम है तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, तो अभी कोई क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा। हाँ स्नेहा, आपको कुछ बोलना है क्या? हाँ जी, आई थिंक एक बच्चा लेफ्ट हो गया है, माधव शर्मा। ओके, हेलो। हाँ हाँ, तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पहले मुझे मैसेज देना है कि सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में जुड़ रहे हैं, आज आए हैं, उन्हें रोज क्लास में आना है, पहली चीज। दूसरा, जितने भी बच्चे फारूक नगर स्कूल से, गुड़गांव विलेज स्कूल से हैं, सभी बच्चे अपना जो होमवर्क है, होमवर्क करने के बाद आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, और मुझे स्नेह नाम से मेरा नंबर आप सेव कर सकते हो जो कि ग्रुप के अंदर है, वहां पर मुझे भेज सकते हो। ठीक है, अभी जैसे प्रवेश ने शो किया था कि वो अपना होमवर्क कैसे करता है, वैसे ही आप कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट चीज, आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कि पॉल करना नहीं आ रहा था, तो सर ने तो पॉल करना बता ही दिया है। उसके अलावा मैं आप सबको ग्रुप में पीडीएफ सेंड करूंगी, जिसके अंदर ये बताया गया होगा कि आपको पहले कौन सा स्टेप, देन क्या, फिर क्या, और फिर क्या स्टेप लेना है, ताकि आप पोल को सही से आंसर कर सकें।
ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। एंड सभी बच्चे होमवर्क करके अपना होमवर्क शेयर जरूर करेंगे। अरमान, आप कौन से स्कूल से हैं?